दिल्ली के एमसीडी चुनाव का शोर थम चुका है। 4 दिसंबर को मतदान होना है। 7 दिसंबर को यह साफ होगा कि आखिर दिल्ली एमसीडी का सरताज कौन बनेगा। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम को ऐसा क्या ऑफर दे दिया जिससे उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में हलचल मच गई। उधर आजम खान पहले से ही केसों के मकड़जाल में उलझे हैं, लेकिन आखिर ऐसा क्या हो गया कि आजम खान पर एक केस और दर्ज हो गया। सिद्धू मूसेवाला के हत्या का आरोपी बराड़ी गिरफ्तार हो गया है। गिरफ्तारी के बाद अब आखिर कौन कौन से वो राज उगलेगा। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों पर हमारी होगी नजर। ग्राउंड जीरो से हमारे तमाम सहयोगी आपको देंगे इन खबरों की रिपोर्ट। आपको बता दें कि दरअसल सबसे बड़ी खबर मैनपुरी से है, जहां पर मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी में उपचुनाव हो रहा है। सत्ता का स्वाद इस सीट पर अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने चखा नहीं है और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहर के क्रिश्चियन मैदान में जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान विपक्षी पार्टी यानी समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। क्या कुछ कहा इस दौरान, ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मुकेश कुमार। मैनपुरी लोकसभा सीट पर मुलायम सिंह के निधन के बाद जहां पर उपचुनाव हो रहे हैं, जिसको लेकर आज सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मैनपुरी के किशन मैदान पर रघुराज सिंह के शाह के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित किया। संबोधित करते हुए उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी ने पूरे प्रदेश में किसी का कोई भी भला नहीं किया, सिर्फ अपने परिवार का और परिवारवाद ही निभाने में आगे रहती है। चाहे वो चाचा की बात हो या भतीजे की बात हो। आजमगढ़ और बदायूं में उपचुनाव हुए तो अखिलेश यादव कहीं प्रचार करने के लिए नहीं गए हैं, डिम्पल के लिए घर घर वोट मांगते घूम रहे हैं। इसको लेकर आगामी 5 दिसंबर को भारी बहुमत से विजयी बनाए जाने को, रघुराज सिंह को विजयी बनाए जाने को लेकर अपील करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राम राज्य स्थापित होगा और इस बार लोकसभा सीट पर कमल खिलाइए और विकास की गंगा बहा देगी दोनों इंजन की सरकार। मैनपुरी से इंडिया वॉइस के लिए मुकेश कुमार। और उधर मैनपुरी लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सियासी पारा दिन ब दिन चढ़ता ही जा रहा है। अब आखिर ऐसा क्या कुछ हो गया और अखिलेश यादव ने ऐसा कौन सा ऑफर उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम को दे दिया जिससे सियासी पारा हाई हो गया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी नितिन चौधरी। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर जहां भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेताओं में बयानबाजी हो रही है, वहीं अखिलेश यादव ने कहा है कि जिस तरीके के सीएम, 2 डिप्टी सीएम यहां पर घूम रहे हैं, दोनों डिप्टी सीएमओं को जो है खुली चेतावनी देते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि जिस तरीके से दोनों डिप्टी सीएम यहां पर घूम रहे हैं, नजदीकियां बना रहे हैं, तो उसको देखते हुए उन्होंने कहा है कि आप आइए, समाजवादी पार्टी ज्वाइन की और 100 विधायक आपके साथ हैं, हम आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे। जहां उन्होंने जो है रामपुर में जो है जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हम लोगों को उल्टे सीधे बयानों पे जो है बात कर रही है, तो वहीं बता दें आपको कि अखिलेश यादव ने कहा है कि जिस तरीके से दोनों डिप्टी सीएम वह यहाँ अलग अलग जाके जो है उपचुनावों को लेकर यहाँ पर जो है बातचीत कर रहे हैं और इनसे उपचुनाव जिताने की जो बात कह रहे हैं, तो उसमें उन्होंने साफ साफ उप मुख्यमंत्रियों को दोनों के लेकर कहा है कि ब्रजेश पाठक के लिए कहा है कि जिस विभाग के वो उप मुख्यमंत्री हैं और जिस विभाग के मंत्री हैं, उन्होंने अपने सीएमओ को जो है तबादले भी नहीं कर सकते, तो उसको देखते हुए उन्होंने साफ निशाना से उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पे साधा है और उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य से भी कहा है कि जिस तरीके से आप दोनों डिप्टी सीएम हमारी पार्टी ज्वाइन कीजिए और आपको 100 विधायक आपके साथ हम आपको दे रहे हैं, तो उसमें जो है आपको मुख्यमंत्री का भी ऑफर उन्होंने देते हुए कहा है कि और कल उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि रामपुर में जो जनसभा को आजम खां के जो रामपुर के जो प्रत्याशी हैं उस असम रजा के लिए जो है वहाँ पर जो है वोट मांगते हुए कहा है कि जिस तरीके से आजम खां के लिए उन्होंने कहा कि जिस तरीके से आजम खां पे काफ़ी मुकदमे यहाँ पर लगाए गए हैं, फर्जी मुकदमे यहाँ पर लगाए गए हैं, भारतीय जनता पार्टी को जम के उन्होंने जो है निशाना साधा और जबकि ये कहा है कि जिस तरीके से आजम खां की सदस्यता रद्द हुई है, तो उसको देखते हुए रामपुर की जनता की बार देख ले कि जो आजम खां के ने प्रत्याशी जो घोषित किया था रजम खान को, तो उसको देखते हुए उन्होंने साफ साफ यही कहा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जमकर जो उन्होंने निशाना साधा और भारतीय जनता पार्टी जो है झूठे आरोपों पर जो है आजम खां को जेल भेज रहे, तो वहाँ उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी को आप वोट दीजिए, रामपुर में अपने विधायक को जिताइए और आपकी बार जो सरकार 2024 में बनती है तो भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ने का कार्य समाजवादी पार्टी करेगी। वहीं अखिलेश यादव ने जमकर निशाना साधते हुए कहा है कि दोनों डिप्टी सीएमओ से कि आप दोनों लोग हमारी पार्टी ज्वाइन करिए, आपको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। कैमरामैन निक्की के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस। उधर केसों के मकड़जाल में फंसे आजम खान ने ऐसा क्या कुछ बयान दे दिया जिसके बाद अब उन पर एक और केस दर्ज हो गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी दिनकर आनंद।
आजम खान यूपी की राजनीति का वो नाम जिसके इर्द गिर्द पूरी सियासत घुमा करती थी, चाहे वो पश्चिमी यूपी की राजनीति हो या ओवरऑल यूपी की राजनीति की हम बात कर ले, चाहे उनकी विरोधियों की बात हो या उनके समर्थकों की बात हो, आजम खान का नाम आना बेहद ही जरूरी होता था। लेकिन विगत कुछ दिनों से आजम खान पर मानो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा हो। पहले आजम खान की विधानसभा सदस्यता गई, उसके बाद अभी आजम खान पर महिलाओं पर अभद्र भाषा का प्रयोग करने को लेकर एक मामला दर्ज किया गया है। बता दे कि आजम खान ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज जो मेरे और हमारे लोगों के साथ हो रहा है उसका इंतकाम लेने के लिए कोई ना कोई जरूर पैदा होगा, चाहे उस दिन मैं रहूं या ना रहूं, आप लोग तो रहेंगे ही। आजम खान ने यह भी कहा कि आज जैसा इस सरकार मेरे साथ सलूक कर रही है, अगर मैं वैसा 4 सरकारों में रहते हुए सलूक करता तो शायद बच्चा अपने माँ के कोख से पैदा होने से पहले पूछता कि माँ आजम खान से पूछ लो क्या मुझे बाहर आना है या नहीं। कैमरामैन निकी के साथ मैं दिनकर आनंद, इंडिया वॉइस। पंजाब के मशहूर सिंगर, आपको बता दें कि मूसेवाला की हत्या का मुख्य आरोपी और मुख्य मास्टरमाइंड बराड़ी की गिरफ्तारी पुलिस ने कैलिफोर्निया में जाल बिछाकर की है। लेकिन अब गिरफ्तारी के बाद आखिर वो कौन सा राज खोलेगा, ये देखने वाली बात होगी। ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी पूजा। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का मुख्य आरोपी मास्टरमाइंड गोल्डी बराड़ कैलिफोर्निया से हिरासत में लिया गया है। कैलिफोर्निया प्रशासन ने भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को इसकी जानकारी दी है और अब सीएम भगवंत मान का कहना है कि जल्द ही गोल्डी बराड़ को भारत लाया जाएगा। बता दें कि कनाडा से भागकर कैलिफोर्निया पहुंचा था गोल्डी बराड़। बताया जा रहा है 3 महीने पहले ही गोल्डी बराड़ कनाडा से भागकर कैलिफोर्निया पहुंचा था और सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का मास्टरमाइंड है और जिसको लेकर अब जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, उनका कहना है कि कैलिफोर्निया ने भारत सरकार और पंजाब पुलिस को गोल्डी बराड़ को डिटेन किए जाने की जानकारी दी है। मान ने कहा अमेरिका के साथ प्रत्यर्पण संधि के अनुसार गोल्डी बराड़ को भारत लाया जाएगा ताकि जिन लोगों ने अपने बेटे और बेटियों को खोया है उन्हें कुछ सांत्वना मिल सके। अब देखना होगा कि अब्बू सलेम और छोटा राजन की तरह ही क्या गोल्डी बराड़ को भारत लाया जाएगा, क्योंकि इतना आसान नहीं होगा। दूसरे देशों की कुछ शर्तें पूरी करनी होती हैं, तभी अब ये देखना होगा कि जो पंजाब सरकार है वो उन शर्तों को पूरा कर पाती है जिससे कि गोल्डी बराड़ को भारत वापस लाया जा सके और जो सुरक्षा एजेंसी है उससे पूछताछ कर आगे की कार्रवाई कर सके। कैमरामैन शंकी के साथ मैं पूजा झा। मुरादाबाद दौरे के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के दौरान उनके कार्यक्रम में आखिर क्या हो गया जिससे हंगामा बरप गया, इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी शारिक सिद्दीकी। इसलिए मुरादाबाद जनपद के मजोला स्थित मुख्यमंत्री कार्यक्रम में उस समय हंगामा हो गया जब एक परिवार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने की कोशिश की, जिसके बाद तुरंत ही मौके पर पहुंची पुलिस के द्वारा महिला को अपने साथ लेकर आकर जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। महिला का कहना है कि उसकी तबीयत खराब थी जिसमें उसका ऑपरेशन हो रहा था, लेकिन स्वास्थ्य कर्मियों के ऊपर महिला के द्वारा गंभीर आरोप लगाए गए हैं। महिला के ऊपर रिश्वत मांगने का महिला ने आरोप लगाया है, जिसको लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम में महिला ने हंगामा किया था। महिला को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। जिला अस्पताल में महिला का उपचार किया जा रहा है। स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा महिला के उपचार की बात कर रहे हैं, वहीं महिला के द्वारा कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। मुरादाबाद से इंडिया वॉइस के लिए कानपुर के जाजमऊ में अग्निकांड और मांग को लेकर के, पैसे की मांग को लेकर के इरफान सोलंकी और उसका भाई रिजवान सोलंकी ने अपने आप को सरेंडर कर दिया है और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद असलम। महिला के प्लॉट पर आगजनी मामले में आज सपा विधायक इरफान सोलंकी व भाई रिजवान सोलंकी ने कमिश्नर ऑफिस में आत्मसमर्पण कर दिया। आपको बता दें कि इस दौरान उनके साथ साथी विधायक अमिताभ वाजपेयी व हसन रूमी व उनका पूरा परिवार भी मौजूद रहा। अगर हम पूरे प्रकरण की बात करें तो बीते 7 नवंबर को जाजमऊ स्थित एक प्लॉट में आग लग गई थी और प्लॉट की जो मालकिन थी उसका साफ तौर पर कहना था कि इरफान व रिजवान ने मिलकर उनके साथ साजिश की है और उनके प्लॉट में आग लगवाई है, जिसके बाद से लगातार दूसरे ही दिन इस पूरे मामले में कमिश्नर के आदेश के बाद FIR दर्ज की गई थी और दोनों ही भाइयों की सरगर्मी तलाश की जा रही थी। कई टीमें लगाई गई थी तलाश के लिए और लगभग कई हफ्तों से इनकी तलाश जारी थी, लेकिन किसी भी तरह की कोई सफलता नहीं मिल रही थी, जिसके बाद आज सुबह दोनों ही भाइयों ने कमिश्नर ऑफिस में आज आत्मसमर्पण कर दिया।
जिसके बाद वहाँ से पुलिस उनको पूछताछ के लिए पुलिस लाइन ले गई है। अभी वहाँ पूछताछ चल रही है, उनका मेडिकल होगा। उसके बाद आज ही उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा और पुलिस जो है उनको रिमांड पे लेने की बात कह रही है। फिलहाल अभी कुछ ही देर में कोर्ट में पेश किया जाएगा, जिसके बाद चीज़ें साफ हो सकेंगी। हालांकि अगली डेट जो सुनवाई की है वो 5 दिसंबर है, जिसमें कि उनकी सुनवाई होगी इस पूरे मामले में। लेकिन तब तक दोनों ही भाइयों को जेल में ही रहना पड़ेगा। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में इस जो 82-83 कार्रवाई भी होनी थी, इसी को देखते हुए कहा जा रहा है कि दोनों भाइयों ने आज कमिश्नर ऑफिस में सरेंडर किया है। अब आने वाले 5 दिसंबर में कोर्ट का क्या फैसला होता है, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन चंद्रा के साथ मोहम्मद असलम मिया। दिल्ली एमसीडी चुनाव का शोर थम चुका है। 4 दिसंबर को मतदान होना है और कौन बनेगा सरताज, ये 7 दिसंबर को होगा साफ। क्या है समीकरण दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर, ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी धीर राजपूत। दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर के आज जो है सभी राजनीतिक पार्टियों का चुनाव प्रचार थम जाएगा। जी हां, आज जो है अंतिम दिन है चुनाव प्रचार का और इसको लेकर के सभी राजनीतिक दलों ने दिल्ली की जनता को लुभाने के लिए पूरी जोर से पूरा जो है जोर लगा दिया है, पूरी ताकत लगा दी है। अब देखना ये होगा कि इस चुनाव में किस तरीके से जनता जो है किसे अपना वोट देती है। वहीं आपको बता दें कि इसको लेकर के चुनाव आयोग ने पहले ही 2 दिसंबर जो है लास्ट यानी अंतिम तारीख जो है डिसाइड की थी, अंतिम तारीख जो बताई थी। इसके बाद जो है आज शाम 5 बजे जो है सभी पार्टियों का जो है चुनाव प्रचार वहीं थम जाएगा। वहीं आपको बता दें इसको लेकर के भी आज जो है दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने और जो है मनीष सिसोदिया ने भी रोड शो किए और उसको लेकर के जो है पूरी ताकत के साथ उन्होंने रोड शो किया, जिसमें जो है उन्होंने लोगों से सीधा यानी कि दिल्ली की जनता से सीधा संपर्क करने की कोशिश की है। वहीं आपको बताते हैं इसको लेकर के पैरा मिलिट्री फोर्सेस भी अब तैनात हो चुका है, जिससे चुनाव आयोग ने सभी को निर्देश दे दिए हैं और पैरा मिलिट्री फोर्सेस जो है सभी दिल्ली के सभी जगहों पर पैरा मिलिट्री फोर्सेस निकल चुका है, जिसको लेकर के जो है अब पूरी तरीके से चुनाव की तैयारी हो चुकी है। और अब देखना ये होगा कि किस तरीके से जो है अब आगे इसमें जो है किस तरीके से वोटिंग होती है और किस तरीके से जो है इसमें जो है किस राजनीतिक पार्टी को जो है वोट मिलता है। वहीं आपको बता दें कि अभी तक जो है लगभग 15 सालों से जो है एमसीडी में जो है बीजेपी का कब्जा रहा है, लेकिन इस बार जो है आम आदमी पार्टी भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। पूरी तरीके से जो है उसने जोर शोर से जो है चुनाव प्रचार किया है। वहीं बीजेपी ने भी इस चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंकती है। वहीं इसमें जो है अमित शाह से लेकर के यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी चुनाव प्रचार किया पहले कर चुके हैं और इसके बाद जो है अब एमसीडी में भी जो है लगातार चुनाव प्रचार हो रहा है। लेकिन आज अंतिम दिन है, वह आज के बाद जो है चुनाव प्रचार नहीं होगा। अब सिर्फ जनता जो है अपना वोट देकर के एमसीडी में किस पार्टी को अपना बहुमत देगी, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। धीर राजपूत, इंडिया वॉइस। झारखंड में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के पल्स हॉस्पिटल में और इसके साथ ही अन्य जमीनों के लगभग 82 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को कुर्क की है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी राकेश कुमार। झारखंड में ईडी ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है और जिस तरीके से अब जाकर कई चीज़ों को एक साथ जोड़कर देख रही है, उसके बाद से ईडी की टीम ने अब पूजा सिंघल और उनके पति अभिषेक झा के प्रॉपर्टी को सीज करने की कोशिश की है। और सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि उनके परिवार के तमाम प्रॉपर्टीज़ को अब अटैच किया जा रहा है। तो ईडी की कार्रवाई कहीं ना कहीं इस बारे में देखी जा रही है कि आने वाले समय में किस तरीके से कार्रवाई तेज़ी से हो सकती है। और अहम बात देखने को मिल रही है कि पल्स हॉस्पिटल जो कि बरियातू रोड में है, जो राज्य का बड़ा अस्पताल माना जाता है और करोड़ों की लागत से इस हॉस्पिटल का निर्माण किया गया है और ऐसे में वो बताया जाता था कि पूजा सिंघल के निवेश से बना है, उनके पति अभिषेक झा के नाम से है। उसके साथ साथ उनके परिवार के कई सदस्यों के नाम आए और उनकी संपत्ति को एक साथ अटैच कर दिया गया है। और सूत्रों से हवाले से जो जानकारी मिली है ईडी की, उससे जानकारी मिल पाई है कि 82 करोड़ से अधिक की संपत्ति को अब जाकर ईडी ने अटैच कर दिया है। यानी कि सीधे सीधे कहा जा सकता है कि पल्स अस्पताल के साथ साथ ईडी की टीम ने कई ऐसे ज़मीन और कई ऐसे प्रॉपर्टी को अटैच कर रही है जो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के बाद बनाए जाने की सूचना है। कुछ साक्ष्य के आधार पे और कुछ जो बातचीत के आधार पे चीज़ें सामने आई थी ईडी के पास और ईडी ने अब जाकर पल्स हॉस्पिटल के साथ साथ तमाम उन जगहों को सील करने की कोशिश की है। साथ साथ ये भी हो सकता है कि आने वाले समय में हॉस्पिटल का संचालन का भी जिम्मा किसी ऐसे लोगों को दिए जा सकते हैं, ऐसी सूचनाएँ आ रही हैं खास करके। और सबसे अहम बात ये भी देखने को मिल रही है कि जिस तरीके से राज्य में भ्रष्टाचार की बू दिखाई पड़ती थी और वैसे में कहीं ना कहीं ईडी
ईडी की कार्रवाई जिस तरीके से हो रही है उसके बाद से कई बड़े नाम भी आ सकते हैं और साथ साथ ये भी देखा जा सकता है कि जो अवैध संपत्ति अर्जित की गई है उस पर भी कहीं ना कहीं ईडी का शिकंजा कसा जा सकता है। सहयोगी पिंटू के साथ राकेश कुमार, इंडिया वॉइस, रांची। उधर कौशाम्बी में मिड डे मील योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। क्या है फर्जीवाड़ा जिसने इन मासूमों के निवालों को भी न छोड़ा, बता रहे हैं हमारे संवाददाता रिजवी। यूपी के कौशाम्बी जिले में एक बार फिर से मिड डे मील में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में तैनात एमडीएम के जिला समन्वयक समेत 7 कर्मचारी फर्जी रसोईया बनकर खुद व रिश्तेदारों के खाते में मानदेय का 7,42,000 रुपए भेजकर डकार गए हैं। इसका खुलासा होने पर जिलाधिकारी सुजीत कुमार ने 7 कर्मचारियों की संविदा समाप्त कर दी है। डीएम ने पर्यवेक्षण में लापरवाही बरतने वाले 6 खंड शिक्षा अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए शासन को रिपोर्ट भी भेजी है। पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि मंझनपुर कोतवाली में बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया है जिसमें परिषदीय विद्यालयों में रसोइयों के न होने के बावजूद उनके खाते में मानदेय प्रेषित किया गया। इस संबंध में मंझनपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है। डीएम की इस कार्रवाई से बेसिक शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। इंतजार रिजवी, इंडिया वॉइस, कौशाम्बी। उधर आगरा के पिढ़ौरा थाना क्षेत्र में एक नकली इंस्पेक्टर ने स्कूल वैन को रोककर चेकिंग के नाम पर बच्चे को अगवा कर लिया है। क्या कुछ है मामले की पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मयंक त्यागी। स्कूली छात्र कितने सुरक्षित हैं स्कूलों वैन में, वो ताजा उदाहरण आगरा के थाना पिड़ौरा क्षेत्र में देखने को मिला है, जब स्विफ्ट कार से तमाम लोग जो कि नकली इंस्पेक्टर के रूप में स्कूली वाहन को चेकिंग के लिए रोका, उसके बाद अपहरण की घटना को अंजाम दे दिया। बाद में छात्रों के शोर शराबा के बाद ग्रामीण और राहीगार इकट्ठे हो गए, नकली इंस्पेक्टर और एक साथी को पकड़ लिया। भीड़ ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब नकली इंस्पेक्टर से पूछताछ की तो मामला पति और पत्नी का निकला। पुलिस ने कई घंटों की गहन पूछताछ के बाद मासूम को बरामद कर लिया। फिलहाल देखने की ये बात है कि आखिरकार स्कूल वैन में जा रहे बच्चे कितने सुरक्षित है, ये देखने की बात है। फिलहाल मासूम को उसकी मां को सुपुर्द कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस छानबीन कर कार्रवाई में जुट गई है। कैमरा पर्सन अंकुर के साथ मैं मयंक त्यागी, इंडिया वॉइस, आगरा। और अमरोहा में नगर कोतवाली में ऐसा क्या कुछ हुआ कि दरअसल दूल्हा मंडप की जगह सीधे पहुंच गया जेल। पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद इमरान। अमरोहा में बारात चढ़त के दौरान पुलिस ने दूल्हे को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद वहां पर हड़कंप मच गया। दूल्हा नकली नोट बनाने वाले गिरोह का सदस्य था, जिसके बाद दुल्हन ने भी खुलासे के बाद शादी से इनकार कर दिया। बारात बेरंग वापस लौट गई। पूरा मामला अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र के बाईपास रोड का है, जहां पर बड़ा बाजार के आसपास से पुलिस ने एक दूल्हे को गिरफ्तार किया है, जो बारात चढ़त के दौरान दूल्हे को गिरफ्तार किया है, जिस पर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की थी। 24 नवंबर को पुलिस ने आरोपी पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की थी। आरोपी दूल्हा नकली नोट बनाने वाले गिरोह का सदस्य था, जिस पर कई मुकदमे चल रहे थे। पुलिस ने मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की शादी अमरोहा के ही एक मोहल्ले से होने जा रही थी, जहां पर बारात चढ़त के दौरान पुलिस ने आरोपी दूल्हे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अमरोहा से इंडिया वॉइस के लिए मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। संभल में एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। दरअसल एक महिला की डिलीवरी में प्राइवेट अस्पताल में लापरवाही का मामला सामने आया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सतीश सिंह। हम आपको बताते हैं पूरा मामला जनपद संभल के असमोली थाना क्षेत्र का है। रामवती हॉस्पिटल की बात बताते चले आपको कि वहां पर एक डिलीवरी के दौरान एक महिला की मौत हुई है। जिस तरीके से लगातार मौतें हो रही हैं और क्लिनिक भी सीज किए जा रहे हैं, लेकिन डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई बहुत कम हो रही है। देर रात एक महिला के लिए भर्ती कराया कि जिस तरीके से डॉक्टर न होने की वजह से लगातार इंजेक्शन लगाते रहे महिला के लिए, उसका पेट फाड़ के बच्चा बाहर निकालने के बाद में उसकी हालत गंभीर बताई जा रही थी। तो जो कंपाउंडर है वहां पर और डॉक्टरों से सलाह लेने के बाद में उसे मेरठ ले गए। मेरठ ले आते हुए रास्ते में उसकी मौत हो जाती है। सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जो परिवार वाले थे उन्हें यह भी नहीं बताया गया कि महिला को कहाँ लेके जा रहे हैं, किस हालत में है, क्योंकि ये बात डॉक्टर छुपाते रहे और जो कंपाउंडर है वहाँ के और नर्स है उन्हें सारी जानकारी होने के बाद में भी वहाँ मेरठ ले आते हुए मौत हो गई। जब परिवार वालों को इसका पता चला तो परिवार वालों ने
हॉस्पिटल रामबती में हंगामा खड़ा कर दिया। असमोली थाना इंचार्ज संजय सिंह वहां मौके पहुंचे और उन्होंने डेड बॉडी को कब्जे में लेते हुए पीएम के लिए भेज दिया गया है। डॉक्टर मनोज कुमार को जब जानकारी हुई तो और एसडीएम मौके पर पहुंचे और क्लिनिक के लिए सीज कर दिया गया है। सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जिस तरीका से लगातार जनपद संबल में लगातार कई मौतें हो चुकी हैं और डॉक्टर की लापरवाही देखी जा सकती है। डीएम साहब ने एक टीम गठित की गई थी, नोडल अधिकारी और एसडीएम और सीओ मौके पर जाएंगे और जो भी झोला छाप डॉक्टर हैं या क्लिनिक हैं उन्हें सीज कराया जाएगा। लेकिन सीज तो किए जाते हैं तो लेकिन पीछे पीछे वो खुल जाते हैं। क्या जिस तरीका से स्वास्थ्य विभाग की मिली भगत से चल रहा है। मेरे सहयोगी प्रांश ठाकुर साहब, मैं सतीश सिंह, इंडिया वॉइस न्यूज संबल। उधर नीलांचल एक्सप्रेस में यात्रा कर रहे यात्री के साथ ऐसा क्या कुछ हो गया कि उसे अपने जान से ही हाथ धोना पड़ गया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता प्रदीप पुंडेर। सरकार तमाम वादे करती है, तमाम बातें करती है कि रेलवे में बहुत सी सुविधाएं दी जा रही हैं, यात्रियों का यात्रा जो है वो सुगम हो, इसलिए बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। लेकिन आप इस बात में कितनी सच्चाई है, कितना दम है, आप इस बात का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि आज सुबह नीलांचल एक्सप्रेस में एक युवक जो कि सुल्तानपुर का रहने वाला बताया जा रहा है, यात्रा कर रहा था। यात्रा के दौरान डाबर और सोमनाथ स्टेशन के बीच अचानक से रेलवे पोल से या किसी भी तरीके से एक सरिया निकल के आया और युवक की गर्दन को पार करता हुआ बाहर निकल गया, जिससे युवक की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने, हालांकि जब नीलांचल एक्सप्रेस जब अलीगढ़ स्टेशन में पहुंची तो वहां तमाम पुलिस के अधिकारी, रेलवे पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी पहुंच गए और बॉडी को अपने अंदर ले लिया और बॉडी को थोड़ा हस्तगत किया है। युवक की हालांकि पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन युवक के पास से जो टिकट बरामद हुआ है वह लखनऊ तक का था और उसकी जो आइडेंटिटी, जो पुलिस ने अभी आइडेंटिटी जानने की कोशिश की है तो उस पर सुल्तानपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। मैं प्रदीप पुंडीर, इंडिया वॉइस के लिए, अलीगढ़। उधर सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज से पूर्व विधायक राकेश प्रताप सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो अपनी ही पार्टी के सांसद पर आपत्तिजनक बयान देते नजर आ रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी राकेश यादव। सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज में इस तरह से पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह का अमर्यादित भाषा का प्रयोग करना सांसद के खिलाफ, ये एक बड़ा सवाल है कि उन्हीं के पार्टी के जो कि भाजपा सांसद हैं और पूर्व में ये जो है विधायक भी रह चुके हैं राघवेंद्र प्रताप सिंह, जो कि इस तरह सांसद जगदम्बिका पाल के खिलाफ अवैध टिप्पणी कर रहे हैं, तो ये अमर्यादित भाषा का प्रयोग भी किए हैं। भरे मंच पे इस तरह से अपने ही पार्टी के सांसद के खिलाफ बोलना उनके लिए उचित नहीं है। इस पे तो कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह से ये विधायक एक सांसद को अपने ही पार्टी के खिलाफ जो इस तरह का अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, गद्दार कह रहे हैं, तो ये एक तरह एक सोचने की बात है कि उन्हीं के पार्टी के विधायक और अपने ही पार्टी के सांसद को इस तरह की भाषा का प्रयोग करते नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं इसे कलह समझा जाएगा कि कहीं ना कहीं इससे पहले से ही ये कूटनीति है, जो जिस तरह से विधायक होके जो कि पूर्व में विधायक हैं उसी पार्टी के और उसी पार्टी के सांसद हैं, तो अपने ही पार्टी को बदनाम कर रहे हैं। इस तरह से सांसद के खिलाफ इनका बयान अमर्यादित भाषा का प्रयोग करना ये कहीं ना कहीं गलत साबित हो रहा है। इस तरह को इनको प्रयोग नहीं करना चाहिए था। सिद्धार्थनगर से राकेश यादव, इंडिया वॉइस। रिपोर्टर लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना। कल फिर होगी मुलाकात जिसमें हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगह से खबरों से कराएंगे रूबरू। तब तक के लिए नमस्कार।